नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से। प्रेमचंद अग्रवाल के नाम से ठगी की कोशिश की गई है। कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आवाज बदलकर साइबर कैफे संचालक को किया फोन। ऑनलाइन रकम ट्रांसफर की मांग की गई। बहन की फीस जमा करने के लिए मांगी रकम। मंत्री के पीआरओ ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के नाम पर ठगी करने का ये मामला सामने आया है। ठगी करने की कोशिश की गई है। हालांकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ऋषिकेश से बड़ी खबर आपके सामने। प्रेमचंद अग्रवाल के नाम से ठगी की कोशिश। कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल। मंत्री के पीआरओ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो ऋषिकेश से ये बड़ी और अहम खबर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नाम से ठगी की कोशिश की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पीए ने पुलिस को तहरीर दी और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की है। और कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुझे एक जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति मेरे नाम से किसी अधिकारी से पैसे मांग रहा है। तो ये प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ रहा है वास्तव में चिंताजनक भी है। मैंने तुरंत इसके लिए अपने ओएसडी से कह के उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और उम्मीद कर रहा हूँ जल्द जो भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को चला रहा था कर रहा था वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और भारी संख्या में बैंक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश में लोन स्थिति और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। खासतौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजना के साथ ही कई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना से कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो कई योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के जैती के धामदेव में शहीद दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इसी जगह पर शहीद हुए थे और उनकी याद में हर साल धामदेव में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शहीद दिवस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शहीदों के स्थल को स्मारक बनाने का काम किया है, लेकिन अब समय है कि प्रदेश सरकार शहीदों को इन स्थलों को धाम में विकसित करने का काम करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नरसिंह और टीका सिंह जैसे लोगों के बदौलत ही हमें आजादी मिली है। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। निश्चित रूप से मैं सालम क्रांति के महान नायकों को प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और बलिदान से, समर्पण से देश के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। हाँ, ये बड़ा अच्छा सुझाव है और सही स्मारकों को सब जगह बनाया भी गया है, ठीक है, बनाया गया है। हमने ये परंपरा स्टार्ट की थी 1980 से, तब से निरंतर जो है सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ शहीद हुए हैं, जहाँ जहाँ देश की आज़ादी में बड़े पैमाने पर लोगों ने बलिदान दिया है, वहाँ स्मारक बनाए। देहरादून के नगर निगम सभागार में 33वां नेत्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मेयर सुनील ओनियाल गामा के
साथ स्वास्थ्य प्रभारी सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक करने को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मेयर सुनील ओनियाल गामा ने नेत्रदान किया और लोगों से नेत्रदान करने की अपील की। ने देहरादून राजधानी में किया है। आज हमारे माननीय मेयर जी भी हमारे साथ में हैं, हमारे माननीय विधायक लोग भी शामिल हैं और इस पखवाड़े में हम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पे, जिला मुख्यालय में, अपने हॉस्पिटलों में एक हर जगह एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग जो स्वेच्छा से अपना नेत्रदान करना चाहते हैं उन लोगों के फॉर्म भी भराए जाएंगे और एक बड़ा अभियान हम पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। हरिद्वार पुलिस ने 19 अगस्त को सलेम पुल निवासी उताउर रहमान से हुई लूट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को उताउर रहमान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बाइक, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया था और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। आला अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली, रानीपुर पुलिस और एसओजी की एक टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर का देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस और 2 अवैध चाकू बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर में लूट और गोली मारने का घटना आई थी जिसमें बाइक को लूट लिया गया था, मोबाइल को भी ले लिया गया था और जो पीड़ित है उसको पैर में गोली मारी गई थी। इस सूचना पे पुलिस तत्काल वहां पे पहुंची और जनपद के अन्य थानों को भी अलर्ट कर दिया गया था और एक्टिवली पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया था। जो लुटेरे थे वो बाइक को सिटकुल में एक सुनसान जगह पे खड़ी कर दिए थे। रुद्रपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने NH74 पर पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में घुसकर पिता पुत्र को बंधक बनाकर आपको बता दें कि किए गए ट्रक लूटकांड का खुलासा किया है। एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है जबकि 3 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए लुटेरे अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटा गया ट्रक भी बरामद कर लिया है। लूट का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि ट्रक लूट की वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की 8 टीमों का गठन किया गया था और पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी वीडियो भी उसकी मदद ली थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लंबा खेड़ा जाने वाले मार्ग पर कुछ संदिग्ध लोग खड़े हैं। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध खड़े लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा और उनकी निशानदेही पर लूटा गया ट्रक भी बरामद कर लिया है। की रात को एक घटना हुआ था, आपको 5 से 6 दिन पहले जो हुआ था ट्रक का लूट मतलब बोरा रानी रोड पे, उसका आज खुलासा सफलपूर्ण अनावरण हो रहा है। आज जो है हमने उस ट्रक लूट में जो इन्वॉल्व थे 4 अभियुक्त हमने गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार अंतरराज्यीय इंटरस्टेट ट्रक लूट का गैंग को हमने पर्दाफाश किया। ये दूसरे ट्रक को भी लूटने का इरादे से यहाँ इस तरफ आए थे, तो ये सारे चौंकाने वाले चीजें हमें पता चला है। इसमें 3 लोग और है जो आए थे, 2 लोग यहाँ पे और तीसरा जो है वो 120 का मुलजिम बन रहा है इसमें, जिसने खुद करने में इसका भूमिका था। भेज दिया तुमने? अभी देख सब 315 की रात को एक घटना हुआ था, आपको सबको पता है कि चलिए अब खबर थराली से है जहां पर भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दरअसल मुख्य बाजार में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है और इन गड्ढों में पानी भरने से आमजन को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों से लेकर आम राहगीर तक बाजार क्षेत्र में इस
मोटर मार्ग पर बने गड्ढों और उसमें जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं और जिम्मेदार विभाग करोड़ों खर्च करने के बाद भी सड़क की दशा नहीं सुधार पाए हैं। वहीं थराली देवाल सड़क की भी पोल भारी बारिश में खुलती नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश बनी आफत, जिससे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर बारिश का पानी किस तरीके से जमा हुआ। दिक्कत की बात है थराली से और केदारनगर मार्केट के बीच में जो सड़क के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और हमने अभी साथ ही निवेदन किया था कि उन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से भरवा दें, जिससे कि जैसे मंदिर के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आप अभी भी तत्काल इस पर ध्यान दें और इन गड्ढों को भरवा करके जो स्कूली छात्र और जो आम लोगों को जो परेशानियां हो रही उससे दूर कराने की कृपा करें। ये थराली दीवार मोटर बुरी स्थितियां हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, जो कि लोग जो स्थानीय लोग पैदल जाते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो पानी वानी उन पे गिरता है। तो इस पे सरकार को या पीडब्ल्यूडी को देखना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढे भरे जाएं और जगह जगह गड्ढे हैं और नालियां बनाई जाएं यहाँ पे। मनोज सरकार ट्रॉफी बैडमिंटन अंडर 15 और अंडर 21 प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार के द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेमा विश्वास ने जापान में होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता में पैसे और व्यवस्था को लेकर मदद की बात कही, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रेमा को हर संभव मदद दी जाएगी। जब कोई चीज हम नया करते हैं किसी काम के उपयोग के लिए, तो जैसे जैसे करते हैं ना, नई नई चीजें अपने आप कोई ना कोई और भी जरूरतें महसूस होने लग जाती हैं। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ इस इलाके में कुछ भी नहीं था, ना इंडोर स्टेडियम थी ना आउटडोर था। हम लोगों ने पहली बुनियाद रखी, तो हमको समय समय पर जब बच्चे इसका उपयोग करते हैं तो आवश्यकता भी महसूस होती रहती है। तो ये जीवन में चलने वाला चक्र है, जब एक काम करोगे तो दूसरे की मांग हो जाएगी, दूसरा करोगे तो तीसरी मांग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, जिस समय किया गया उस समय की ये मांग थी और आने वाले समय में बच्चों को और सुविधा चाहिए, उनको डाइट चाहिए, उनको और भी खेल के लिए जो सामग्री होती है ये चाहिए। लेकिन उस समय खेल मंत्री होते हुए खेल नीति में हमने प्राविधान किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जब मैं पैरालंपिक में मैच जीत के आया तो बहुत मीडिया वालों ने और बहुत लोगों ने सपोर्ट करा और उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहली जो बात होती है स्टेप्स का। तो हमें अपने घर से पहला कदम निकालना होता है। तो जब मैं यहाँ आया तो हार और जीत तो सेकेंडरी है, आपने पहला कदम निकाल दिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको रोकने वाला कोई नहीं। तो जो लोग खेल रहे हैं ना, चाहे वो विनर है या फिर वो रनर अप रहे या जो हार गए हैं, जिन्होंने प्रतिभा किया है, तो पहला कदम उनका आ गया है। ये सच्चाई है। मैं इंग्लैंड नहीं, जापान जाने वाली हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसमें मेरा डबल्स में क्वालिफाई हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्वालिफाई इतना होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। तो इससे पहले भी मेरा दुबई और इंडोनेशिया और अभी हाल ही में युगांडा के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैं सिर्फ स्पॉन्सर की वजह से नहीं जा पाई। गदरपुर से खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जुआ खेलते हुए 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मौके से 52 पत्ते ताश और कैश भी बरामद हुआ है। इसके बाद जुआ अधिनियम के तहत अभियुक्त गणों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गदरपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ताश की गड्डी और कैश इनसे जब्त किया गया। ये वार्ड नंबर 7 की बात है, दिनेशपुर क्षेत्र में। ये दीपक मंडल के घर के पास की सूचना हमें मुखबिर द्वारा मिली गई थी, जिसमें हमारी पुलिस टीम द्वारा वहां पे छापेमारी करी। छापेमारी में हमें कुछ लोग, जिसकी संख्या 3 है, इनके पास 52 पत्ते ताश के और 11,200 रुपये फड़ में, और इनकी जामा तलाशी से 2550 रुपये हमें
बरामद हुए हैं। ये कुल धनराशि 13,750 रुपये हमें बरामद हुई है और इसमें 3 ये अभियुक्त दीपक मंडल, बलदेव उर्फ देबू और अशोक ये मंडल सन ऑफ जितेंद्र मंडल, ये 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार करे हैं और 13 जी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। भले ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाख दावे क्यों ना किए जा रहे हों, लेकिन कुछ तस्वीरें सरकारों के किए जा रहे दावों की पोल खोलकर रख देती है। ऐसा ही मामला बाजपुर में देखने को मिल रहा, जहां पर इंटरमीडिएट के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते दिखे और साथ में एक टीन सेट के नीचे भी बच्चे पढ़ाई करते दिखाई दिए, जो कि ये टीन सेट बिना पंखों वाला था। इतना ही नहीं बल्कि छात्रों ने आर्ट साइड और साइंस साइड में भेदभाव का आरोप लगाया है, जो कि एक निंदनीय बात है। हमसे कहते हैं कि आपके पास खुद किताबें हैं, खुद अपने आप पढ़ो, हमारी तो पगार रह जाती है महीने की, और जो किताबें अपने आप से पढ़ो। और सर हमें धमकी दे रहे हैं कि आप तुम्हें प्रैक्टिकल में हम नंबर नहीं देंगे सर, और टीसी काटने की धमकी देते हैं। और सर ये एक टीचर हमसे बदतमीजी करते हैं सर जी। पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसकी टोटी खोल दी गई है, एक ही टोटी लगाई है, उसमें भी इतनी भीड़ लगी रहती है और वो सारी टोटियां बंद कर रखी हैं उधर जितनी लगी हैं। ठंडा ही नहीं हो पाता पानी, कभी लाइट होती कभी नहीं होती। एक ही टोटी ये भी नहीं है, हटा दी कल परसों। ये 4 महीने से सर हमें 3 साइड में बैठाया जा रहा है सर। हम रोज रूम के लिए बोल रहे हैं, हमें रूम नहीं दिया जा रहा है सर। हम 8 साइड वाले हैं सर, वो बोलते हैं अगर आपको रूम चाहिए उसमें पंखों में बैठना तो आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, नहीं अगर नहीं बैठना यहाँ से तो टीसी कटा लो अपनी और अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लो, पंखे और एसी मिलेंगे वहाँ। ये प्रिंसिपल सर कहते हैं सर इस स्कूल के। ये टेम्परेरी व्यवस्था की गई है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि छात्र संख्या अधिक होने की वजह से इनके क्लासरूम अलग अलग किए गए हैं। तो ये 2 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए ये मंडे से ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई भेदभाव का सिस्टम ऐसा नहीं आया है, क्योंकि एक्चुअली मैं तो खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ। 12th के बच्चे काफी समझदार बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, और अगर कोई इनकी ऐसी समस्या है तो ये लिखित समस्या अगर प्रिंसिपल साहब को दें तो उसका समाधान हो जाएगा। और पंखे की जहां बात रही 2 दिन के अंदर पंखे लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। खबर किच्छा से है, जहां जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 आरोपियों को 5 किलो अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुलिस ने पकड़े गए आरोपी नरेंद्र सिंह कोरंगा और वीरेंद्र सिंह कोरंगा के पास से 5 किलो अवैध चरस सहित 5,000 रुपए नकद बरामद कर कब्जे में लिए हैं। एसपी सिटी मनोज कुमार ने पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ लालकुआ थाने में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी नानक मत्ता, खटीमा, हल्द्वानी, लालकुआ, रुद्रपुर सहित तमाम मैदानी क्षेत्रों में चरस की सप्लाई करते थे। साथ ही एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को एसएसपी उधम सिंह नगर में 7,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुलभट्टा थाना क्षेत्र में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी हम लोग को, तो हम लोग इस पे काम कर रहे थे और हमने ठोस सुरागरसी पतरसी करके कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 5 किलो जो है वो चरस बरामद हुई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बरामदगी है और इससे जो क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगेगा। बागेश्वर जिले में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने श्रम विभाग बागेश्वर के अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष गणेश सिंह बोरा का कहना है कि श्रम विभाग की ओर से गांव कस्बों की गरीब महिलाओं और बुजुर्गों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा लाभ दिलाने के नाम पर 3,000 रुपए रिश्वत के रूप में लिए गए हैं। आज उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण मजदूर संघ ने मुझे ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने यहाँ के श्रम प्रवर्तन अधिकारी को कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसकी हमने आज उनका ज्ञापन लिया है। जो हम लोगों से संबंधित है उसकी हम जांच करवाएंगे और बाकी ज्ञापन के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो शासन से रिलेटेड है, ये ज्ञापन हम उनको सौंप देंगे। श्रम विभाग की स्थिति है सर, श्रम विभाग बागेश्वर में गरीब महिलाओं का, ये देखिए एक महिला ये है
इनकी लड़की की शादी हुई और इनको 3 साल से अब तक इनका लड़की का जो हित लाभ शासनादेश जो था विधान के अनुसार जो था वो तो मिला नहीं। श्रम परिवर्तन अधिकारी जनपद बागेश्वर ने इनसे 3000 रुपये ले लिया कि मैं तेरे को और ज्यादा अधिक लाभ दिलवाऊंगा। एक हमारे और आए हैं साथ में रघुवर सिंह जी 2800 रुपये इनसे ले लिए हैं। श्रमयोगी मानधन का कार्ड तुम्हारा बनाएंगे, सैकड़ों श्रमिकों से 250-300 रुपये वसूली करके। किसी भी माँ बाप के लिए उसकी औलाद बड़े मायने रखती है। ऐसे में अगर जवान बेटा घर से लापता हो जाए तो माँ बाप और परिवार की मनोदशा और पीड़ा को समझा जा सकता है। पुत्र वियोग की ऐसी ही पीड़ा से आंध्र प्रदेश के गांव अनाकापल्ली और रत्नमा का सामना हुआ, लेकिन साल भर बाद हल्द्वानी में जब खोया बेटा शहर यहां पर शेखर सकुशल मिला तो आंध्र प्रदेश निवासी पिता चंडिका और मां रत्नमा की खुशी का ठिकाना नहीं। तो माता पिता को मिला खोया हुआ पुत्र। सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जोशी जी हमारे संस्थान में मानस में लेके आए थे और अभी ये 3 माह पूर्व इसने अपना सारा एड्रेस और वो सब बताया तो मैंने उनको उसकी जानकारी दी। तो उसके आधार पर फिर नंदन रावत जी के द्वारा इसकी खोजबीन की गई। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, उससे ग्रसित थे और अब ये सही है। इनको आगे का ट्रीटमेंट दे करके भेजा जा रहा है। हम इधर मिला इधर से हमको हमारा पुलिस स्टेशन को हमारा गांव को एड्रेस भेजा था। वो एड्रेस का पकड़ के फोन करके मैं इधर आया सर। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर 8 माह पूर्व मुझे यह विषिप्त अवस्था मिला था जिसका हमने उपचार कराया। अभी 1 महीना पहले डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि अपना पता बताने की स्थिति में है तो मैं वहां तत्काल गया। इसने अपना नाम शेखर बताया, पिताजी का नाम बताया, माताजी का नाम बताया और अपना जिला जनपद बताया। उसके आधार पर एसओजी प्रभारी जो हमारे हैं नंदन रावत जी, उनको मैंने इनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह दी और तत्काल उन्होंने क्या कहते हैं इनके बारे में पता लगाया और सौभाग्य से आज इनके माता पिता और इनके कहते हैं भाई इनको लेने आए हैं और मिलने बड़ा खुशी का अवसर है। हरिद्वार के जिला अस्पताल में बरसात के मौसम में बुखार, खांसी और जुकाम जैसी वायरल बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मरीज जो जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने डेंगू समेत अन्य संक्रामक रोगों के उचित इलाज की व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मरीजों की भीड़ कुछ और ही बयां कर रही है। मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी मरीज में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर चंदन मिश्रा का कहना है कि जिला अस्पताल में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। डेंगू के सीजन को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हमारे हॉस्पिटल को नॉन कोविड हॉस्पिटल है। सामान्य मरीजों का इलाज की व्यवस्था है। डेंगू की जांच की सुविधा, डेंगू के मरीज के लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा, फिजिशियन, प्लेटलेट की व्यवस्था और अंदर वार्ड में जो मच्छरदानी और उनका एक आइसोलेशन वार्ड होता है वो सब तो हर साल की भांति इस साल भी तैयार है। दवा वगैरह भी पर्याप्त है। अभी तक जो हमारी जांच में जितने मरीजों के हुए हैं उनमें डेंगू कोई पॉजिटिव आया नहीं है। पता नहीं सर, अंदर जाके अब पता लगेगा वहाँ कौन है कौन नहीं है। भीड़ आप देख रहे हैं कि जैसे 5-5 लाइनें लगी हुई हैं। अब आदमी अंदर एक बैठा है 2 बैठा ही है, मुझे पता नहीं है सर। मुझे लगी यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा नंबर आया कि नंबर नहीं आया सर? नंबर नहीं आया 1.5 घंटे में बिल्कुल नंबर नहीं आया सर। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सूबे के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री के बदलने की जानकारी ही नहीं है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हटा दिया गया था। 2022 में विधानसभा चुनाव में दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई पुस्तक में मुख्यमंत्री अभी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन है। वहीं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाते हैं। वहीं मामले का
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संज्ञान लेंगे और दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और कौन से अधिकारी इसका जवाब देंगे। तो आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग को शायद ये नहीं मालूम और इसीलिए अभी भी किताब में वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश का त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया गया, जो कि एक बड़ी लापरवाही दिखाता है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश का बताया गया और ये स्वास्थ्य विभाग की किताब में दिखाया गया है। तो ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक है। आखिर सवाल यह है कि कौन है इसका जिम्मेदार। वहीं आपको बता दें कि इस मामले के बारे में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी संज्ञान लेते हुए जानकारी लेंगे और ये किताब आप देखिए। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लगातार क्षेत्र में आम जनता और सामान्य जनता के बीच में उनके प्रतिनिधि के अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से इस अवधारणा को तर्क करते हैं लगातार छोटी छोटी बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तराखंड सरकार के पूर्व में शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री दयानंद पांडे जी, हमारे ज्ञानेश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, हमारे पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, इंडियन बैगिंग एंड कॉर्नरिंग एसोसिएशन के हमारे आदरणीय बलबीर सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने अभी यहाँ पर इस प्रतियोगिता के आगे की और विस्तार से हम सब लोगों के बीच में चर्चा की। गुजरात में होने वाली प्रतियोगिता की और उत्तराखंड के अंदर भी जो प्रतियोगिता वो चाहते हैं उसके बारे में आदरणीय मनोहर साहब, हमारे जिलाधिकारी भी युगल किशोर पंत जी, डीके सिंह जी, यहाँ के पुलिस कप्तान श्री मंजूनाथ जी, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष वीर सक्सेना जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को